ओके स्टूडेंट्स, तो एग्रीकल्चर के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा और हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री। देखो स्टूडेंट्स, एनिमल्स जो होते हैं उनसे भी हमें फूड मिलता है, कोई डाउट की बात नहीं है उसमें। तो इसलिए इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे कि कैसे हम एनिमल्स से मोर फूड और मोर इफिशिएंटली फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, टेक्निकली किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इन एन इफिशिएंट मैनर टू ऑब्टेन फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। ठीक है, अब समझ रहे हो, बहुत सिंपल सी बात है। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स in an efficient manner to obtain food and other useful products from them। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम कैटल की बात करेंगे। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें फूड मिलता है, लेकिन सबसे पहले हम कैटल फार्मिंग की बात करेंगे स्टूडेंट्स। पर्पस ऑफ कैटल फार्मिंग, मिल्क एक तो मिलता है हमें कैटल से, कोई डाउट की बात नहीं है। प्लॉइंग ऑफ फील्ड्स, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। बुल कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, और ये सारे के सारे यूजेस आपने डे टू डे लाइफ में देखे ही होंगे। टाइप्स ऑफ कैटल, ये भी आपको पता है, एक तो काउज होते हैं और एक बफेलोज होते हैं। ठीक, काउ का साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस और बफेलो का साइंटिफिक नेम है बॉस बुबालिस। दीज आर साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स, साइंटिफिक नेम्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। जैसे हम ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है स्टूडेंट्स? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। उसी तरह से काउज और बफेलो का ये साइंटिफिक नेम है। फिर एक दो टर्म्स हम यहां पे और देखेंगे। मिल्च एनिमल्स, मिल्क गिविंग फीमेल कैटल। ड्राउट एनिमल्स, नो मिल्क। देखें, कैटल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है मिल्क पाने के लिए। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि जो फीमेल कैटल होती है वही मिल्क दे सकती है। तो जो मिल्क गिविंग फीमेल कैटल होती है उनको मिल्च एनिमल्स बोलते हैं, और बाकी जो मिल्क नहीं देते हैं उनको ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं। जो मिल्क नहीं देते हैं, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि उनका यूज यहां और यहां होता होगा। राइट स्टूडेंट्स, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म समझने की जरूरत है, लैक्टेशन पीरियड। कैटल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है? मिल्क ऑब्टेन करना। तो उसी से रिलेटेड एक टर्म है लैक्टेशन पीरियड। फीमेल कैटल गिव मिल्क आफ्टर बर्थ ऑफ काल्फ। ठीक है, बेबी का जन्म होने के बाद जो फीमेल कैटल होती है वो मिल्क प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए प्रोवाइड करती है, पूरे जीवन के लिए नहीं। द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच शी गिव्स मिल्क इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। इज कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड, टिपिकली अराउंड अ ईयर। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमें ज्यादा मिल्क ऑब्टेन करना है तो ये जो लैक्टेशन पीरियड है उसका ड्यूरेशन बढ़ाने की जरूरत है। वो जितना ज्यादा होगा उतने टाइम तक कोई भी कैटल हमें मिल्क दे पाएगी। ठीक है, तो हाउ टू इंक्रीज लैक्टेशन पीरियड? एक टेक्निक होती है क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडिया में जो है दो टाइप की काउज बहुत कॉमन है। एक जर्सी जो कि फॉरेन ब्रीड है, इंडियन ब्रीड नहीं है, और एक देसी ब्रीड जो कि इंडियन ब्रीड है। ठीक है, ये जो जर्सी ब्रीड होती है स्टूडेंट्स, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसका लैक्टेशन पीरियड जो होता है वो हाई होता है, बहुत ज्यादा दिन तक लैक्टेशन पीरियड होता है। लेकिन हमारी जो देसी काउज होती है उनका लैक्टेशन पीरियड लो होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी होती है कि हाई रेसिस्टेंस टू डिजीजेस। हाई रेसिस्टेंस टू डिजीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या किया जाता है? जनरली इन दोनों ब्रीड्स को क्रॉस ब्रीड किया जाता है और एक नई ब्रीड बनाई जाती है, हाइब्रिड बोलते हैं उसको। एक नई ब्रीड बनाई जाती है जिसमें इसकी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि हाई लैक्टेशन पीरियड हो, और देसी काउज की अच्छी प्रॉपर्टी भी होती है कि हाई रेजिस्टेंस टू डिजीज। ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग के हेल्प से लैक्टेशन पीरियड बढ़ाया जाता है। दूसरा, प्रॉपर डाइट। अगर प्रॉपर डाइट दिया जाए काउज या बफेलोज को तो भी उनका लैक्टेशन पीरियड थोड़ा बढ़ता है। नाउ केयर ऑफ कैटल। अब देखो, कैटल का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो क्लीनलीनेस, उसमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं? रूफ्ड शेल्टर फॉर गुड वेंटिलेशन, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड।
समझ रहे हो आप बात? बहुत ही सिंपल सी बात है। रेगुलर ब्रशिंग ऑफ स्किन ऑफ कैटल। कैटल की जो स्किन होती है उस पर बहुत सारे जर्म्स लग जाते हैं, इसलिए उसको रेगुलरली क्लीन करना जरूरी है। स्लोपिंग फ्लोर ऑफ कैटल फॉर अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। ठीक है, तो किस तरह से साफ सफाई रखने की जरूरत है कैटल के अराउंड, वो हमने देखा। कैटल के फूड का भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक है, आपने देखा होगा काउज और बेफेलो को फूड खाते हुए। ठीक है, ये उनका मेजर फूड होता है घास फूस। प्रॉपर फूड रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर डे टू डे गुड हेल्थ एंड स्पेशल डाइट ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, देखो अब कैटल को अच्छा फूड क्यों चाहिए, तो एक तो रीजन ऑब्वियस सी बात है कि यार कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको अच्छा फूड चाहिए होता है ताकि उसकी एक अच्छी हेल्थ रहे, तो वो तो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट हो ही गई। दूसरा, कैटल को स्पेशल डाइट चाहिए होता है जब उसका लैक्टेशन पीरियड चल रहा हो, ताकि वो हाई क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अब देखें कैटल का फूड होता क्या है, कैटल क्या खाती है। फर्स्ट, रफेज मेनली कंटेनिंग फाइबर। आपने देखा होगा ये रफेज बोलते हैं इसको। ठीक है, रफेज मेनली कंटेनिंग फाइबर, कंसंट्रेट्स कंटेनिंग प्रोटीन्स। ठीक है, फूड कंटेनिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऐसा फूड जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन एंड मिनरल्स फॉर इनहांस्ड मिल्क प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है। फिर कैटल में डिजीज भी हो सकती है बहुत सारी, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। डिजीज कैन कॉज डेथ एंड रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिजीज के क्या हार्मफुल इफेक्ट है। फिर आप देखें एक टर्म होता है पैरासाइट्स। ये बायोलॉजी में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपने पहले भी देखा हो तो इसका मतलब आपको पता हो, बट हो सकता है नहीं भी पता हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पैरासाइट्स वर्ड का मतलब क्या होता है। पैरासाइट्स आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म्स लिविंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, पैरासाइट्स ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहते हैं, अंदर भी रह सकते हैं उनके बॉडी के और बाहर भी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, उसमें से कुछ यूजफुल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। दे डेराइव फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ होस्ट। जैसे हमारे अंदर जो पैरासाइट्स रहते हैं वो हमारी बॉडी से फूड लेते हैं। ठीक है, वैसे काऊ के बॉडीज में या बफेलोज के बॉडी में भी पैरासाइट्स होते हैं। इंटरनल पैरासाइट्स भी होते हैं और एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी होते हैं और इंटरनल पैरासाइट्स भी होते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट्स ऑन स्किन ऑफ कैटल। कैटल के स्किन के बाहर कई सारे छोटे छोटे जर्म्स या पैरासाइट्स या ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, जो कैटल की बॉडी से फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो पैरासाइट्स होते हैं उनके कारण स्किन डिजीजेस हो सकती हैं कैटल को। ठीक है, फिर इंटरनल पैरासाइट्स भी होते हैं कैटल में, जैसे कि वॉर्म्स हो गए जो स्टमक और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फ्लूक्स हो गए जो लीवर की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप? ओके, इसके अलावा बैक्टीरिया, वायरस, इन सबका नाम तो आपने सुना ही होगा। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, इनके कारण इंफेक्शियस डिजीजेस फैल सकती हैं कैटल में। आप सोच रहे होंगे शायद कि इंफेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं। इंफेक्शियस डिजीजेस आर वंस दैट कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर। इंफेक्शियस डिजीज उन डिजीज को बोलते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे को ट्रांसफर हो जाए। मतलब बहुत सारे काउज अगर एक साथ हैं तो एक काउ को अगर ये डिजीज होती है तो धीरे धीरे सारे काउज में वो फैल जाएंगी। तो ऐसी जो डिजीजेज होती हैं उनको इंफेक्शियस डिजीज बोलते हैं। तो काउज में बहुत सारी इंफेक्शियस डिजीज होने के भी चांस होते हैं ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस। ओके, तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि कैटल को डिजीज से बचाना बहुत जरूरी होता है। एक्सटर्नल पैरासाइट्स, इंटरनल पैरासाइट्स और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सब कैटल में डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। उसके कारण कैटल की डेथ हो सकती है या फिर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है। ठीक, तो कैटल का प्रॉपर ख्याल रखना जरूरी होता है, क्लीनलीनेस रखना जरूरी होता है जिससे डिजीज कम हो। डिजीज हो गई तो डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया जाता है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज गिवन अगेंस्ट मेजर डिजीजेस।
क्या होता है स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जो ह्यूमंस पे भी यूज की जाती है। टीका लगवाना, आपने सुना होगा ना, टीका लगवाना। जैसे पोलियो, पोलियो एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है जो ह्यूमन बींग्स में होती है, आपने सुना होगा, जिसमें लोग हैंडीकैप हो जाते हैं, उनके हाथ और पैर काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो बचपन में ही, बच्चे के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही उसको वैक्सीनेशन दे देते हैं पोलियो का, जिससे उसको कभी पोलियो नहीं होगा आगे, जिससे उसको पोलियो की डिजीज नहीं होगी। वैक्सीनेशन देने का मतलब होता है कि उसको एक इंजेक्शन दे देते हैं या बचपन में उसको एक दवा दे देते हैं जिससे उसको आगे कभी भी पोलियो हो ही नहीं। ठीक है, अभी उसको पोलियो है नहीं, प्लीज नोट, अभी उस बच्चे को पोलियो नहीं है, अभी नहीं है। जनरली दवा कब देते हैं, जब कोई डिजीज हो गई हो, लेकिन वो बचपन में ही, डिजीज होने से पहले ही कोई दवा या इंजेक्शन दे देते हैं जिससे आगे कभी भी उसको वो डिजीज नहीं होगी। दैट टेक्निक इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। ठीक है, तो कैटल्स को भी वैक्सीनेशन दिया जाता है ताकि उनमें डिजीज ना हो। आप देख सकते हैं ये कैटल है, उसको एक इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है किसी डिजीज के अगेंस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत बात हमने कर ली कैटल की, अब पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही है, आप इस फोटोग्राफ से देख के समझ ही रहे होंगे। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग इज डन फॉर एग्स एंड मीट, नो डाउट अबाउट इट स्टूडेंट्स। बोथ प्रोवाइड प्रोटीन टू आवर डाइट। स्टूडेंट्स, पोल्ट्री फार्मिंग से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि एग्स या मीट, वो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, दो टर्म्स आपको बहुत कॉमनली मिलेंगे यहां पर थोड़ी देर तक, दैट इज कॉल्ड ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स। ब्रॉयलर्स, प्लीज नोट, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है, ये गलत नहीं लिखी हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि बॉयलर होना चाहिए था, नहीं, ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स। अब ये क्या मतलब है इसका? ब्रॉयलर्स आर बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग मीट, लेयर्स आर बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग एग्स। समझ रहे हो? वो बर्ड्स जिनसे मीट ऑब्टेन किया जाता है उनको ब्रॉयलर्स बोलते हैं, और वो बर्ड्स जिनसे एग ऑब्टेन किया जाता है उनको लेयर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स आर क्रॉस ब्रीड। ठीक है, इंडिया में या बाकी कंट्रीज में भी स्टूडेंट्स जो बर्ड्स होती हैं जिनसे मीट या एग ऑब्टेन किया जाता है वो क्रॉस ब्रीडिंग से ऑब्टेन की जाती है। क्यों क्रॉस ब्रीडिंग की जाती होगी वो तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि उनमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं अच्छी वाली। जैसे एक एग्जांपल आप यहां पे देखें, जैसे पहले ये देखें, इंडियन ब्रीड है ये इंडियन ब्रीड है हेंस का, ये आपने जरूर देखा होगा गांव वगैरह में या पुरानी मूवीज में। ये इंडियन ब्रीड है हेंस का जिसको एसिल बोलते हैं, और ये फॉरेन ब्रीड है हेंस का जिसको लेगहॉर्न बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करके नए नए टाइप के हेंस बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जिनमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो अच्छी एग्स दे सकती हैं या अच्छी मीट दे सकती हैं। ठीक है, नाउ ब्रीडिंग इज डन टू इनहांस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन हेंस। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली देख ही लेते हैं। मोर एंड बेटर क्वालिटी चेक्स। सही बात है कि हेन के जो बच्चे हैं वो ज्यादा अमाउंट में हो, क्यों ज्यादा अमाउंट में हो वो तो क्लियर है, और अच्छे क्वालिटी के हो। लो मेंटेनेंस, ऐसी ब्रीड बनाई जाए हेंस की जिनको मेंटेन करना आसान हो। फिर आप ध्यान दें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है थर्ड वाला, ड्वार्फ ब्रॉयलर्स, मीट गिविंग बर्ड्स। मतलब जो मीट गिविंग बर्ड्स होती हैं, ब्रॉयलर्स जिनको बोलते हैं, वो छोटी होनी चाहिए, ड्वार्फ होनी चाहिए, ड्वार्फ होनी चाहिए। मतलब इस तरह से ब्रीडिंग करवाई जाती है कि जो हेंस की क्वालिटी हो वो ऐसी हो कि वो बहुत छोटे हो, ड्वार्फ हो। उससे क्या फायदा होता है देखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ड्वार्फ ब्रॉयलर्स, ध्यान से देखेंगे आप। फीडिंग कॉस्ट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस इन पोल्ट्री फार्म्स। समझ रहे हैं मेरी बात? पोल्ट्री फार्म में जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो हेंस को खाना खिलाने का होता है, दैट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस। ड्वार्फ ब्रॉयलर्स need less food and can reduce cost by 30%। छोटे हेंस जो होंगे वो कम खाना खाएंगे तो कॉस्टिंग कम हो जाती है। ठीक है, फिर ये भी पाया जाता है कि दे कैन टॉलरेट मोर हीट।
तो दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज, ठीक है। इसलिए ऐसी ब्रीड्स बनाई जाती हैं जो ड्वार्फ हो, ठीक है। ठीक है, फिर ऐसी ब्रीड्स बनाई जाती है दैट शुड बी एबल टू सर्वाइव ऑन चीप डाइट, ठीक है, लाइक एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर पोल्ट्री फार्म में ज्यादा एक्सपेंस फूड पे ही होता है तो ऐसी ब्रीड बनाने में बहुत स्ट्रेस दिया जाता होगा जो कि सरवाइव कर सकती हैं चीप डाइट पे, जैसे कि एग्रीकल्चर के बाई प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन पोल्ट्री फार्म। अब पोल्ट्री फार्म को अगर अच्छे से चलाना है ताकि उससे अच्छा आउटपुट मिले, मोर एंड मोर एग्स एंड मीट मिले हमें, तो उसमें अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। क्या प्रैक्टिसेस? लेट्स सी। प्रॉपर डाइट, ऑब्वियस सी बात है कि डाइट प्रॉपर देना पड़ेगा हमें हेंस को। लेयर्स ईट मोस्टली फाइबर डाइट, ठीक है, तो उनको वैसा ही डाइट देना है। ब्रॉयलर्स नीड डाइट रिच इन प्रोटीन, फैट एंड विटामिन ए एंड के, तो उनको वैसा डाइट देना पड़ेगा, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर टेम्परेचर, हेंस जो है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर हो जाए तो वो एग्स जो है वो कम अमाउंट में देती हैं, ठीक है, उनकी मीट की क्वालिटी भी इफेक्टेड हो सकती है, इसलिए प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है पोल्ट्री फार्म्स में। हाइजीनिक इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर सैनिटेशन, ठीक है, उससे डिजीजेस कम फैलेगी। रेगुलर स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स टू किल बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पेस्टिसाइड्स विच कैन अदरवाइज कॉज डिजीजेज, सही है बात, ठीक है। कंट्रोलिंग कन्वास क्वालिटी, अब ये कन्वास क्वालिटी क्या चीज होती है आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स। देखिए, कन्वास क्वालिटी रेफर्स टू रेशियो ऑफ बोन टू फ्लैश इन चिकन, समझ रहे? तो ये कन्वास क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ताकि जो मीट मिले वो अच्छा हो। अवॉइड मोर्टेलिटी, प्रॉपर ध्यान रखने की जरूरत है कि हेंस की डेथ ना हो, राइट। So these are some important management practices to be followed in poultry farms, right? अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्रॉयलर्स से हमें मीट मिलता है और लेयर्स से हमें एग मिलता है, तो ये दो टाइप के बर्ड्स होते हैं पोल्ट्री फार्म में, उनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहला तो ऑब्वियस है ही, ब्रॉयलर्स फॉर मीट एंड लेयर्स फॉर एग्स, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको स्टूडेंट्स ये तो। फिर ब्रॉयलर्स जो होते हैं प्रोटीन, फैट्स और विटामिन रिच डाइट खाते हैं और लेयर्स फाइबर रिच डाइट। ब्रॉयलर्स की डाइट ज्यादा होती है और लेयर्स की डाइट कम होती है, ठीक है। एक और चीज आप देख सकते हैं, ब्रॉयलर्स कैन बी यूज्ड आफ्टर 6 to 8 वीक्स फ्रॉम देयर बर्थ, उनके बर्थ के 6 to 8 वीक्स बाद ही ब्रॉयलर्स को मार्केट में बेचा जा सकता है फॉर मीट, ठीक है। और 6 to 8 वीक्स में वो अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं तो उनको मार्केट में बेच दिया जाता है, ठीक है। फिर उनको स्लॉटर करके उनका मीट खाया जाता है, ठीक है। लेयर्स का हम देखते हैं, कैन बी यूज्ड ओनली आफ्टर 20 वीक्स व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी हैज बीन ऑब्टेन टू ले एग्स। अब देखो, लेयर्स जो है वो एग के लिए पाले जाते हैं, ठीक है। तो लेयर्स वाले जो हेंस हैं वो सिर्फ बड़े हो जाएं वो काफी नहीं है, उनको बड़ा होना है और उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आनी चाहिए ताकि वो लेग्स दे सकें, तभी तो वो काम के होंगे। तो ऐसा लगभग 20 वीक्स बाद होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ब्रॉयलर जो है वो 6 to 8 वीक्स में रेडी हो जाते हैं, लेकिन जो लेयर्स हैं वो लगभग 20 वीक्स में रेडी होते हैं। सो नेक्स्ट इज फिश प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि फिश को भी खाया जाता है, तो फिश इज डेफिनेटली अ सोर्स ऑफ फूड, अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन टू आवर डाइट, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, फिश प्रोडक्शन जो है वो कई टाइप की होती हैं। फिन्ड फिश प्रोडक्शन, जिसको ट्रू फिश प्रोडक्शन भी बोलते हैं, और एक अनफिन्ड फिश प्रोडक्शन। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखो जब मैं फिश वर्ड बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? इस टाइप की फिश या इस टाइप की फिश, इस टाइप की नॉर्मल फिश जिनके फिन्स होते हैं, ठीक है, ये फिश, दीज आर फिन्स। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, आप देखो, दे आर नॉट एग्जैक्टली फिश, ये एग्जैक्टली फिश नहीं है लेकिन ये वाटर में पाए जाते हैं, ठीक।
तो जब हम फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक तो इस टाइप की फिश की प्रोडक्शन की बात हो गई और एक इस टाइप के ऑर्गेनिम्स की प्रोडक्शन की बात हो गई, जो कि टेक्निकली फिश नहीं है। कॉमन लैंग्वेज हम फिश बिल्ली इनको बोल देते हैं, बट साइंटिफिकली दीज आर नॉट फिश। ठीक है, तो फिन्ड फिश प्रोडक्शन, जब ऐसे फिश का प्रोडक्शन हो रहा है तो फिन्ड फिश प्रोडक्शन या ट्रू फिश प्रोडक्शन बोलेंगे उसको, और जब ऐसे ऑर्गेनिम्स को ऑप्टेन किया जा रहा है वाटर से तो अनफिन्ड फिश प्रोडक्शन बोलेंगे स्टूडेंट्स उसको। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शेल फिश, ये सब शेल फिश कहलाती हैं, सच एज प्रॉन्स, दिस इज प्राउन बेसिकली, मोलस्कस, दिस इज एक्चुअली मोलस्कस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक हो गया फिन्ड फिश प्रोडक्शन और एक अनफिन्ड फिश प्रोडक्शन। ठीक है, फिर जो कई टर्म्स यूज होते हैं, कैप्चर फिशिंग एंड कल्चर फिशिंग। ध्यान देंगे, कैप्चर वर्ड को ध्यान दें, कैप्चर और यहां पे कल्चर। कैप्चर फिशिंग क्या होता है? नेचुरली लिविंग फिशेस इन वेरियस वाटर बॉडीज आर कैप्चर्ड। अब जो भी वाटर बॉडीज होती हैं, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, उनमें फिशेज होती हैं, उनको जाके हमने पकड़ लिया तो हो गया कैप्चर फिशिंग। ठीक है, आपने देखा ही होगा स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे किसी वाटर बॉडी के आसपास रहते हो, या तो मूवीज में तो देखा ही होगा कि जो फिशरमैन्स होते हैं, फिशरमैन, वो इस तरह से नेट की हेल्प से फिशेस को पकड़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग। क्या करो, पकड़ लिया, कैप्चर किया फिश को। कल्चर फिशिंग बहुत एडवांस्ड फिशिंग है। दिस इज लाइक फिश फार्मिंग, दिस इज लाइक फिश फार्मिंग। इसमें क्या होता है, फिशेज ऑफ डिजायर्ड वैरायटी आर कल्टिवेटेड in confined areas with utmost care to get maximum yield। इसमें तो क्या किया जाता है, एक एरिया फाइनलाइज किया जाता है, उसमें खास ध्यान रखते हुए खास टाइप की फिशेस को ग्रो किया जाता है फॉर मीट। दैट इज कॉल्ड कल्चर फिशिंग। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल प्लांट फिशिंग है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वा कल्चर। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो कि ये एक एरिया है जहां पर स्पेसिफिकली फिश प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, यहां पर स्पेशल टाइप की फिशेस को ग्रो किया जाता है, ध्यान रखा जाता है उनकी डाइट का, ध्यान रखा जाता है कि उनको कोई डिजीज ना हो। ठीक है, और हर वो काम किया जाता है जिससे कि फिश का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, तो उसको बोलते हैं कल्चर फिशिंग। ठीक है, उसके लिए एक और टर्म है एक्वा कल्चर। ठीक है, जैसे आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हो कि ये रीजन फिक्स किया गया है, वैसे ये रीजन फिक्स किया गया है, इनमें फिशेस को ग्रो किया जा रहा है। एक्वा कल्चर कैन बी डन इन ओशंस और रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, एनीवेयर। ठीक है, व्हेन इट इज डन इन ओशंस इट इज कॉल्ड मेरीकल्चर। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो एक्वा कल्चर एक बड़ा टर्म है। कहीं पर भी पानी में अगर आप कल्चर फिशिंग कर रहे हो, मतलब फिश फार्मिंग कर रहे हो, तो उसको एक्वाकल्चर बोलेंगे। लेकिन अगर आप मेराइन वाटर में, मतलब ओशन में अगर कल्चर फिशिंग कर रहे हो तो उसको मेरीकल्चर बोलेंगे। ठीक है, अब आप देखें कुछ और टर्म्स देखेंगे, मेराइन फिशिंग एंड इनलैंड फिशिंग। नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम क्या देखने वाले हैं। मेराइन फिशिंग का मतलब होता है फिश प्रोडक्शन इन ओशन एंड सी वाटर। मेराइन वर्ड रेफर्स टू सी या ओशन। ठीक है, इनलैंड फिशिंग का मतलब है फिश प्रोडक्शन इन पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, रिजर्वायर्स। ठीक है, ये जो स्मॉलर वाटर बॉडीज होते हैं। फिर स्टूडेंट्स, ब्रैकिश वाटर का मतलब आप समझते हो, ब्रैकिश वाटर क्या होता है? जैसे आप इस फोटोग्राफ में देखो, यहां पर ओशन या सी है, उसका जो वाटर है वो इस तरह से रिवर लाइक स्ट्रक्चर बना के लैंड वाले एरिया में भी इंटर कर जाता है। ठीक है, ठीक है, ये जो सी का वाटर है जो लैंड में घुस आया है, दैट इज कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। जैसे यहां पर आप देख सकते हो ये सी है, उसका वाटर जो है वो लैंड में कैप्चर हो गया, लैंड के बीच में, दैट इज कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। ठीक है, ब्रैकिश वाटर के एग्जांपल्स होते हैं स्टुरीज एंड लगून्स। दिस इज ए लगून, दिस इज लगून। लगून का मतलब होता है एक पॉन्ड टाइप बन गया है सी वाटर का, पॉन्ड टाइप। और स्टुरीज, ये स्टुरीज का एग्जांपल है। स्टुरीज मतलब रिवर टाइप बन गया है सी वाटर का। ठीक है, तो इसमें भी फिशेज होती हैं, तो इसमें जब फिशिंग की जाती है तो उसको इनलैंड फिशिंग में काउंट किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है कि इनमें जो फिशिंग होगी उसको मराइन फिशिंग माना जाए या इनलैंड फिशिंग माना जाए, क्योंकि देखा जाए तो पानी तो सी का ही है, तो उस हिसाब से मैराइन फिशिंग होना चाहिए।
लेकिन सी का पानी जरूर है लेकिन लैंड में कैप्चर्ड है, तो उसके हिसाब से इनलैंड फिशिंग होनी चाहिए। तो एक्चुअली इसमें जो फिशिंग होती है उनको इनलैंड फिशिंग में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड, ओके। तो मैराइन फिशिंग को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडिया हैज अ ह्यूज कोस्ट लाइन ऑफ 7,500 किलोमीटर। वो तो आपको पता ही, इंडिया का ये मैप है कितनी लंबी कोस्ट लाइन होती है। सो इट्स नेचुरल फॉर इंडिया टू हैव अ लार्ज मैराइन फिशिंग इंडस्ट्री, राइट स्टूडेंट्स, नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड हियर। पॉपुलर मैराइन फिशेज, ठीक है, मैराइन फिशिंग से, सी से, ओशन से जो हमें फिशेज मिलती है उनमें से कुछ पॉपुलर फिशेज का नाम मैं आपको बता रहा हूं। पॉम्फ्रेट, मैकेरल, ट्यूना, सार्डिनेस, बॉम्बे डक, ठीक है। सम कॉस्टली फिशेज एंड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सी, म्यूलेट्स, बेटकी, पर्ल स्पॉट्स, प्रॉन्स, म्यूसेल्स, सीविड, ऑयस्टर्स, ये कुछ कॉस्टली फिशेज या दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो फिशिंग से हमें मिलते हैं। जैसे ऑयस्टर जो होता है स्टूडेंट, वो पर्ल्स बनाता है, वो तो आपको पता है, पर्ल इज अ ज्वेलरी बहुत महंगी होती है, तो वो ऑयस्टर्स से हमें मिलती है, एंड ऑयस्टर्स आर ऑब्टेन्ड बाय फिशिंग, ठीक है। फिर मैराइन फिशिंग में हमें बहुत हेल्प मिलती है टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी के हेल्प से मैराइन फिशिंग जो है उसको बेटर किया जा सकता है। कैसे देखें, यूजिंग सैटेलाइट, रीजन्स ऑफ हाई फिश पॉपुलेशन इन सी कैन बी फाउंड। अब देखो यार, जो ओशंस होते हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं, तो उनमें कहां जाके फिशिंग की जाए? फिशिंग वहां करनी चाहिए हमें जहां फिश ज्यादा हो। अब पता कैसे चलेगा कि कहां फिश ज्यादा है? ऊपर से देखने से तो पता चलता नहीं है। तो सैटेलाइट्स होते हैं जिनके हेल्प से पता लगाया जा सकता है कि ओशन के किस रीजन में ज्यादा फिशेज हैं, फिर वहीं पे जाके मैराइन फिशिंग की जाती है, ठीक है। सैटेलाइट्स के अलावा ये पता करने का एक और टेक्निक होता है, दैट इज कॉल्ड इको साउंडर्स क्या होते हैं? इको साउंडर्स के बारे में आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। उनका दो यूज होता है, टू मेजर डेप्थ ऑफ सी एंड टू लोकेट लोकेशंस ऑफ हाई फिश पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे ये शिप है, तो इसमें इको साउंडर नाम का वो डिवाइस लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये कुछ रेज नीचे भेजती हैं जो सी से रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, ठीक है। तो उससे कुछ कैलकुलेशंस की जाती हैं जिसके बेसिस पे सी की डेप्थ पता की जा सकती है, या ये पता किया जा सकता है कि इस रीजन में फिशेस बहुत ज्यादा हैं या कम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैराइन फिशिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने जानी यहां पे। अब इनलैंड फिशिंग के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना बनता है। इनलैंड फिशिंग का मतलब वो फिशिंग जो रिवर्स, लेक्स या पॉन्ड्स में होती है। लो यील्ड कंपेयर टू मैराइन फिशिंग, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ ही रहे होंगे स्टूडेंट्स की ओशंस में जितनी फिश मिल सकती हैं वो रिवर्स और पॉन्ड्स में तो नहीं मिलेंगी, तो वहां पे यील्ड कम होती है, बट फिर भी मिलती तो है फिशेस, इसलिए वहां पे फिशिंग की जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग, कल्चर फिशिंग इज डन इन पैडी फील्ड्स एज वेल। पैडी फील्ड्स का मतलब होता है राइस फील्ड्स। राइस एक ऐसा क्रॉप होता है जिसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा वाटर। जैसे आप ये देख सकते हो यहां पे, ये पैडी फील्ड्स हैं, उनमें राइस के क्रॉप्स ग्रो किए गए। आप देखो कितना ज्यादा वाटर उनको दिया गया है। राइस नीड्स हैवी अमाउंट ऑफ वाटर, तो क्योंकि यहां पे इतना ज्यादा वाटर डालना पड़ता है तो फार्मर्स इसमें फिशिंग भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल्चर फिशिंग मतलब इंटेंशनली यहां पे फिश ग्रो कर लेते हैं जिससे उनकी इनकम बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हो ये फार्मर है, वो फिश कलेक्ट किया है उसने इन वाटर से, ठीक है। कंपोजिट फिश कल्चर, तो ये आजकल बहुत ही एडवांस्ड और नई टेक्निक यूज की जाती है इनलैंड फिशिंग में, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फिश कल्चर, ठीक है। फिश कल्चर मतलब एक कन्फाइंड एरिया होगा जहां पर प्रॉपरली फिश को ग्रो किया जाएगा, प्रॉपरली, ठीक, इन अ प्लान्ड मैनर। कल्चर का मतलब मैंने आपको बताया था। अब यहां पे लिखा हुआ है कंपोजिट फिश कल्चर, इसका क्या मतलब है? कंपोजिट वर्ड का मतलब होता है बेसिकली सॉर्ट ऑफ मिनी। तो यहां पे क्या होता है, 5 to 6 वेराइटीज इन अ सिंगल फिश पॉन्ड। एक ही पॉन्ड में, अगर एक ही पॉन्ड में हम फिशिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक नहीं बल्कि
5 से 6 वैरायटीज फिश की इसमें ग्रो की जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपोजिट फिश कल्चर। अब ये जो 5 से 6 वैरायटी ग्रो की जाती है, कैसे सिलेक्ट करते हैं हम कि कौन सी वैरायटी की फिश होनी चाहिए, तो वो प्रॉपरली चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दे आर सिलेक्टेड सो दैट दे डू नॉट कंपीट फॉर फूड, दे शुड हैव डिफरेंट फूड रिक्वायरमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं वैरायटीज ऑफ फिश। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉन्ड में अगर आप फिश की फार्मिंग कर रहे हो तो कटलास, रोहस, मृंगल, ग्रास कार्प, इन फिशेस को आप साथ में ग्रो कर सकते हो। इन सारे फिशेस को साथ में ग्रो कर सकते हो क्योंकि इनकी फूड हैबिट्स बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे ये कटलास जो होती है दैट फिट्स इन अपर पार्ट ऑफ वाटर, पॉन्ड के अपर पार्ट में ही ये खाना खोजेगी। रोहास जो है वो पॉन्ड के मिडल पार्ट में खाना खोजेगी। मृंगल या कॉमन कार्प जो होता है वो बॉटम पार्ट में खाना खोजेगा, और ग्रास कार्प जो है वो प्लांट्स पे निर्भर होता है। तो सबकी फूड हैबिट्स अलग होती हैं, तो आपस में कंपीट नहीं करते हैं फूड के लिए। तो इट्स गुड, दैट्स गुड। एडवांटेज क्या है? मोर यील्ड, आप ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो यूजिंग कंपोजिट फिश कल्चर, क्योंकि आप 5 से 6 वैरायटी ग्रो कर रहे हो ना, तो आप समझ सकते हो कि we can produce more number of fishes, more yield. That is the most important advantage of composite fish culture. लेकिन हाँ, अब composite fish culture प्रैक्टिस करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स, उनका क्या सॉल्यूशन है? लेट्स हैव अ लुक। Many fishes lay eggs during monsoons only, due to which number of fishes will not grow fast. जब आप प्लांट वे में एक पॉन्ड में फिश ग्रो करा रहे हो तो आप चाहोगे कि जल्दी से जल्दी फिशेस का नंबर बढ़े। वो तब होगा जब वो जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, बेबीज को जन्म देंगी, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो फिशेस होती हैं इंडिया में वो मॉनसून टाइम में ही रिप्रोड्यूस करती हैं, साल में एक बार। तो आप समझ सकते हो कि फिशेस की ग्रोथ जल्दी नहीं हो पाएगी। दिस इज अ प्रॉब्लम। तो अब क्या किया जाए? उसका एक सॉल्यूशन तो ये होता है, वन सॉल्यूशन मे बी टू कलेक्ट एग्स फ्रॉम नेचुरल इनहैबिटेट्स ऑफ द फिशेस। एक तो ये सॉल्यूशन है कि जहां पर ये फिशेस नेचुरली पाई जाती हैं वहां से उनके एग्स कलेक्ट करके लाए जाए, ठीक है। वन सॉल्यूशन मे बी टू कलेक्ट एग्स फ्रॉम नेचुरल इनहैबिटेट्स ऑफ द फिशेस, ठीक है। बट देयर एग्स ऑफ मेनी वैराइटीज विल बी मिक्स्ड, सो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पिक द राइट वंस। लेकिन जहां पर ये फिशेस नेचुरली ग्रो करती हैं वहां पे और भी बहुत तरह की फिशेस ग्रो कर रही होंगी, तो सबके एग्स मिक्स्ड होते हैं, तो सिर्फ इनके एग्स खोज के लाना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये मेजर प्रॉब्लम आती है कंपोजिट फिश कल्चर में कि फिश का नंबर कैसे जल्दी बढ़ाया जाए, उनसे कैसे जल्दी रिप्रोडक्शन करवाया जाए। तो उसमें फिर से टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है, साइंस का सहारा लिया जाता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय साइंटिफिक टेक्निक कॉल्ड हार्मोन स्टिम्युलेशन। हार्मोन स्टिम्युलेशन एक टेक्निक होती है जिसके हेल्प से फिश का रिप्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। जब चाहे हम उस टाइम फिश से रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। यूजिंग दिस फिशेस कैन बी मेड टू रिप्रोड्यूस एनी टाइम। आपको जान के साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट आए और कि ये जो टेक्निक होती है हार्मोनल स्टिम्युलेशन वो ह्यूमंस में भी कभी कभी यूज की जाती है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने क्या क्या देखा थोड़ा सा रिकॉल करें। इनलैंड फिशिंग की हमने बात की स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने देखा कि उसका थोड़ा सा कम यील्ड होता है कंपेयर टू मराइन फिशिंग, बहुत ऑब्वियस सी बात थी। पैडी फील्ड्स में जहां पे बहुत ज्यादा वाटर एक्यूमुलेट किया जाता है वहां पर भी लोग फिशिंग प्रैक्टिस करते हैं। फिर कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है वो हमने देखा। उसमें बेसिक आइडिया होता है कि कई सारी वैरायटीज को एक ही साथ ग्रो किया जाए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स लास्टली हम देखेंगे बी कीपिंग। बी कीपिंग, बी क्या होता है आपको पता ही है स्टूडेंट्स, उससे हमें हनी मिलता है, बेसिकली हनी विच इज अ फूड प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स कि बी कीपिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल प्रैक्टिस है। इसके बारे में आपने ज्यादा नहीं सुना होगा। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे फार्मर्स होते हैं जो इन बॉक्सेस में, ऐसे बॉक्सेस को बोलते हैं बी हाइव्स। ऐसे बॉक्सेस में बीज को कैप्चर करके रखते हैं, ठीक है।
ऐसे बॉक्सेस को बीज, ऐसे बॉक्सेस में बीज को कैप्चर करके रखते हैं, ठीक है। फिर वो किसी गार्डन के पास इन बॉक्सेस को छोड़ देते हैं। गार्डन के पास क्यों? क्योंकि गार्डन्स में बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, ठीक है, गार्डन्स में फ्लावर्स होंगे। अब क्या होता है, इन बॉक्सेस से ये बीज जो है वो निकल के इन फ्लावर्स में से नेक्टर कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और नेक्टर कलेक्ट करके वापस यहां पर लाते हैं और जमा करते हैं, जैसे कि आप इन दोनों फोटोग्राफ्स में देख सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर उन्होंने बहुत सारा नेक्टर जमा किया है, उससे हनी बनाया जाता है, ठीक है, और उससे इस तरह के वैक्स भी बनाए जाते हैं जिसका मेडिकल साइंस में यूज होता है, मेडिकल साइंस में यूज होता है मेडिसिन बनाने में। आपको समझ में आया कि बी कीपिंग क्या होती है? आपने शायद नहीं देखा हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन बी हाइव्स में बी को कैप्चर करके रखते हैं, उनको गार्डन्स के पास ले जाके रखते हैं। बीज जो है गार्डन के फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करके जमा करती हैं इन बॉक्सेस में, और उनसे फिर हनी और ये वैक्स बनाया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां पर देखने वाले हैं। बीज ब्रिंग नेक्टर फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स एंड कलेक्ट इट एट वन प्लेस, ठीक है, उन बॉक्सेस में जिनको बी हाइव्स बोलते हैं। द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ हनी डिपेंड्स ऑन द फ्लावर्स अराउंड। फॉर डिफरेंट फ्लावर्स टेस्ट एंड कलर विल बी डिफरेंट। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि अगर बीज जो हैं वो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, तो फ्लावर तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है रोज का फ्लावर हो गार्डन में, हो सकता है लिली का फ्लावर हो सकता है मस्टर्ड फ्लावर हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हो सकते हैं। तो अगर फ्लावर्स डिफरेंट टाइप के होंगे तो हनी भी अलग टाइप का होगा, उसका कलर और टेस्ट और क्वालिटी अलग होगी, और ऐसा होता भी है, ठीक है। आप देख सकते हो दीज आर हनीज ऑफ डिफरेंट कलर्स, उनका टेस्ट भी अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट फ्लावर्स से बना है, ठीक है। मार्केट में हालांकि आपको एक ही टाइप का हनी मिलता है, वो जनरली सबको मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। बट ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के हनी हो सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर से बने हुए हैं, ठीक है। मेनी फार्मर्स यूज बी कीपिंग फॉर एडिशनल स्मॉल इनकम, ओके। ऑल्सो देयर आर बिग फार्म्स कॉल्ड एपियरीज। जो बी कीपिंग के बड़े फार्म्स होते हैं उनको एपियरीज बोला जाता है, राइट स्टूडेंट्स। सम कॉमन इंडियन वैरायटीज ऑफ बीज। एपिस कैराना इंडिका, ये एक वैरायटी है बीज की, ऑल्सो नोन एज इंडियन बी। ए डॉर्सेटा, इसको रॉक बी भी बोलते हैं। ए फ्लोरा, इसको लिटिल बी बोलते हैं। तो दीज आर सम कॉमन वैरायटीज ऑफ बीज जिनसे हनी बनती है। वन इटालियन वैरायटी इज ऑल्सो यूज इन इंडिया जिसका नाम है मेलिफेरा, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द हनी इसी के हेल्प से बनाया जाता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड वैरायटी ऑफ बी। दिस इज मोस्टली यूज फॉर कमर्शियल लार्ज स्केल प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इट्स फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो क्या एडवांटेजेस हैं, लेट्स हैव अ लुक। हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, वो ज्यादा हनी कलेक्ट करती हैं कंपेयर टू अदर वैरायटीज, तो ऑब्वियसली एक यूजफुल पॉइंट है। दे रिप्रोड्यूस फास्ट, तो उससे ज्यादा बीज का नंबर बढ़ेगा जल्दी जल्दी, और ज्यादा बीज होंगे तो हनी भी ज्यादा कलेक्ट होगी। दे स्टिंगलेस, अच्छा ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि आपको पता होगा बीज जो है स्टिंग करती हैं, वो बहुत पेनफुल हो सकता है, जिसके कारण हनी कलेक्शन बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन क्योंकि ये कम स्टिंग करती हैं तो कलेक्शन ईजी हो जाता है। दे स्टे इन अ बी हाइव फॉर लॉन्ग, एक बॉक्स में या बी हाइव में वो लंबे टाइम तक रह सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखी बी कीपिंग के बारे में, राइट। तो स्टूडेंट्स एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हुए, एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हुए हमने किन किन एनिमल्स की बात की? कैटल्स की बात की, फिर हमने पोल्ट्री फार्म्स की बात की, फिर हमने स्टूडेंट्स फिशेस की बात की, फिर हमने स्टूडेंट्स बीज की बात की, ठीक है। तो हमने इन बेसिकली एनिमल्स की बात की जिनसे हमें फूड मिलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फूड के दो सोर्स होते हैं हमारे लिए, एक तो एनिमल है और दूसरा तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखी कि कैसे इनमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है सो दैट वी कैन ऑब्टेन मोर फूड इन एन इफिशिएंट मैनर एंड सेटिस्फाई इंटायर पॉपुलेशन with the required amount of food. With this, the chapter is over.
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।